Very good morning students, welcome back to my channel which is Teacher Cool and we are again here in front of you. हम लेकर आए हैं इस बार क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आता है विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग इज़ आई होप आप सब अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे. प्लीज़ ध्यान रखिए एंड अपनी नॉलेज को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी थिंकिंग को एनरिच करते रहिए, बढ़ाते रहिए, उसका ध्यान रखिए. इस बात को चाहे पैंडमिक हो चाहे स्टडीज़ हो, किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें क्योंकि आगे चल के दोनों ही चीज़ हमारे काम आएंगी. अगर आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो इस सिचुएशन से बच पाएंगे. अगर आप स्टडीज़ का ध्यान रखेंगे तो आगे एग्ज़ाम्स हो, जॉब हो, लाइफ हो, हर जगह पे आप अच्छे से निकल पाएंगे. ना पिछले साल या पिछले सेमेस्टर के अंदर जो सेमेस्टर 1 था वहाँ पे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर सब्जेक्ट किया था जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ मोशन, जनरलाइज्ड नोटेशंस वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी. मैकेनिक्स को पढ़ा था कि कैसे हम एक बॉडी से n नंबर ऑफ बॉडीज़ के ऊपर जाते हैं एंड उसको फिर हम जनरलाइज करके अपने लिए आसान करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज properties of matter. Then next is kinetic theory and relativity. इस बार का हमारा जो सब्जेक्ट है विच कम्स इन सेकेंड सेमेस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा. मेनली अगर मैं बताऊं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी बॉडी में प्लास्टिक नेचर है, इलास्टिक नेचर है. रिजिड बॉडी हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर किया था तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे या क्या वो एग्जिस्ट करती है एंड उनको निकालने के उसके अंदर हम कैसे चेंजेस आएंगे तो उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीज़ें करेंगे. नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी क्या होगा, हमने जो इलास्टिसिटी वगैरह करी वही हम जाएंगे गैसेस में. गैसेस के अंदर जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स मूव करते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ दिस काइनेटिक थ्योरी. एट द एंड जब हमने गैसेस एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स सबको हमने पढ़ लिया है उसके बाद विल मूव ऑन टू रिलेटिविटी. नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव. बेस्ट एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा सबसे इंटेलिजेंट नहीं है, वो किसी से इंटेलिजेंट है, किसी से कम है, राइट. पोजीशंस भी जो होते हैं वो भी रिलेटिव होती हैं. तो ऐसे ही जो हमारी मोशन होती है, जो हम एग्जाम्पल एक और देते हैं कि ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए हैं, साथ वाली ट्रेन चल रही है तो इट अपीयर्स कि हमारी खुद की ट्रेन चल रही है. वाई? बिकॉज इट्स रिलेटिव. हम मूव कर रहे हैं अर्थ के रिलेटिव, अर्थ मूव कर रही है सन के रिलेटिव, सन मूव कर रहा है गैलेक्सी के रिलेटिव, गैलेक्सी मूव कर रही है स्पेस के रिलेटिव. ठीक है, तो ऐसे ही जो भी हमारे रिलेटिविटी है तो उसके अंदर हमारे अंदर चेंजेस आते हैं. जैसे डॉपलर इफेक्ट बहुत फेमस है, ऐसे ही रेड शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिलेटिविटी के अंदर जाके देखेंगे. वाई? क्योंकि जैसे ट्रेन हमारी तरफ आती है तो उसका जो हॉर्न होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. वाई? उसका जवाब देगा रिलेटिविटी. तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जो मोशन में होने के कारण उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है. वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, वी आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, लेकिन सिंस द बॉडी इज़ इन मोशन हमें उसकी सारी चीज़ें चेंज होकर दिखेंगी विच मेक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिविटी, राइट. थोड़ा सा सेमेस्टर के एंड में जाके ऑब्वियसली हाई फाई चीज़ पढ़ेंगे. विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंडर व्हेन वी गो, तो आई सेड कि कोई भी बॉडी हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जब मैकेनिक्स करी थी तो उसके अंदर वी सेड एक होती थी रिजिड बॉडी. सबको याद है रिजिड बॉडी क्या होती थी कि कोई भी ऐसी बॉडी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर नो मैटर आप उसके ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, नो मैटर व्हाट चेंजेस यू आर मेकिंग इनटू इट, इस बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी। इसका इंटर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है 1 to 2 या 2 to 4 या 1 to 3 जो भी है, जो भी इसकी इंटर स्पेसिंग है इस बॉडी के अंदर, वो चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि इसकी शेप चेंज नहीं होगी चाहे ये किसी भी चेंज के अंदर चला जाए। नाउ ये जो रिजिड बॉडी है इट एग्जिस्ट ओनली आइडियली। जैसे हम आइडियल गैस बोलते थे, लेकिन आइडियल गैस हमारी होती नहीं है, देन वी कन्वर्टेड टू रियल गैस, उसके अंदर सारी करेक्शंस लगा के। सेम वे जो हमारी रिजिड बॉडी होती है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी एग्जिस्ट करती है? एक नॉर्मल बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसके इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस चेंज होते हैं। चेंज होते हैं तो किस तरीके से होते हैं? मेनली दो चीज़ें करते हैं हम। नाउ वन इज इलास्टिक, सेकेंड इज प्लास्टिक। ठीक है, एक हो गया इलास्टिक, एक हो गया प्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है? जब भी हम कोई फोर्स लगाएंगे तो I'll say deforming force, तो डिफॉर्मेशन इसमें भी होगी, डिफॉर्मेशन इसमें भी होगी, राइट। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन, मतलब रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। रीगेन सिर्फ इलास्टिक बॉडी करेगी, प्लास्टिक विल नॉट रीगेन इट्स शेप। नाउ इसका अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी अगर आप बॉडी उठाते हैं, सपोज एक रबर बैंड उठाते हैं जो गर्ल्स यूज़ करती हैं, या जो आप रिस्ट बैंड्स यूज़ करते हैं, फ्रेंडशिप बैंड्स यूज़ करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलास्टिक बॉडी। वाई? कि जब हम उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, चाहे स्ट्रेचिंग से चाहे कंप्रेशन से, वो डिफॉर्म होती है, राइट। लेकिन जैसे ही हम उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करते हैं इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो दैट कम्स अंडर इलास्टिक बॉडी। नाउ प्लास्टिक बॉडी, बच्चे की प्लास्टिक की स्पून्स आती हैं या बॉटल, वाटर बॉटल आती है बिस्लरी की, दैट इज अ प्लास्टिक। कि आप अगर उसको स्क्वीज करते हो तो वो डिफॉर्म हो जाती है, बट व्हेन यू रिलीज योर हैंड इट डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो क्रश होके रह जाती है, तो दैट कम्स अंडर द प्लास्टिक कैटेगरी। ये दो कैटेगरीज क्लियर है। अब आप बोलोगे कि मैम प्लास्टिक के अंदर तो बॉटल टूट जाती है, इलास्टिक भी टूट जाती है। यस, इलास्टिक बॉडीज भी टूट जाती हैं। कब टूटती हैं? जब हम इसके अंदर जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स होती है इट इज ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट। Now what is elastic limit? Exact definition will come to later. अभी के लिए when we'll study the elastic nature of a body, we will perform every experiment, every observation we take, कुछ भी हम करते हैं, we keep in mind कि हम उस बॉडी की, जिसको भी हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड को इफ़ यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग, एक पॉइंट तक वो स्ट्रेच होता है, आप रिलीज करोगे इट विल कम बैक, है ना। लेकिन एक पॉइंट के बाद इट जस्ट ब्रेक्स, तो वो उसकी क्या होगी? इलास्टिक लिमिट हो गई। क्लियर है सबको? ये हमने छोटी क्लासेस में भी एक ग्राफ किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक ग्राफ इस तरीके से आता था। इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ओवर हेयर, ऐसा सा ग्राफ होता था कि पहले तो जितनी आप स्ट्रेच करते हो उतना ही उसी पाथ से वो वापस आ जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि फिर एक पॉइंट के बाद अगर आप उसे स्ट्रेच करते हो तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है उसकी लेंथ के अंदर,
क्योंकि हम थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा चले जाते हैं एंड आफ्टर दैट इट जस्ट ब्रेक्स। तो हमने उस टाइम पे भी एक वर्ड, ये जो इलास्टिक लिमिट है, हमने सुना था, हमने उसे समझा था। क्लियर है?